हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं भाई। ONGC, HPCL, बार्क और IOCL के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो नंबर 9 है। कौन सा है? वीडियो नंबर 9। ठीक है, वीडियो नंबर 9 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई कि हम क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सभी लोग जिस तरीके से बोलते हैं भाई, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हो तो आप मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, डिप्लोमा वाले हों या फिर ITI वाले, चाहे BTech वाले हों। ठीक है, लेवल को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन जो जैसा एग्ज़ाम में आता है हम उस तरीके की करवाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अभी फोकस जो चल रहा है आपका बार्क का है। बार्क का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, और बाकी फिर उसके बाद HPCL का आएगा। तो सारे क्वेश्चन इस तरीके के ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको फुल डिटेल में कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑक्सीजन टू एसिलीन इन द न्यूट्रल फ्लेम इज। तो रेशियो जो होता है ऑक्सीजन और एसिलीन का, मतलब ऑक्सीजन मतलब O2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे C2H2 हो गया। तो इनका जो रेशियो होता है न्यूट्रल फ्लेम के लिए वो होता है 1:1। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:1, मतलब यहाँ पे रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो होगा तो 1:1 हो जाएगा, यहाँ पे 1:1। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आगे क्या कराने वाला हूँ। न्यूट्रल फ्लेम हो गया, आपकी जो तीनों फ्लेम होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, वो तीनों फ्लेम मैं आपको करवाऊंगा, कितना टेम्परेचर होता है उसका, किस किस में यूज़ होती है। ठीक है, तीनों चीज़ें कराने वाला हूँ आपको, तो ध्यान से देखना वीडियो को, मैं बोर्ड पे कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, यहाँ पे अब हम फ्लेम की बात करते हैं। फ्लेम जो होती हैं, वेल्डिंग में फ्लेम यूज़ करी जाती हैं। तो टाइप ऑफ फ्लेम हम देखेंगे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं आपको टॉपिक। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में यूज़ करी जाती हैं फ्लेम। तो 3 टाइप की होती हैं फ्लेम। कौन कौन सी? न्यूट्रल फ्लेम होती है, दूसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, उसके तीसरी होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, कार्बोराइजिंग या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक एक करके डिटेल में चीज़ें देखेंगे। ये सब लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेहनत से मैंने बनाया है और मैं आपको लिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको फिर ज़रूरत ना पड़े किसी भी अदर जगह पे जाने की। ठीक है, बहुत मेहनत से करा रहा हूँ आपको टॉपिक। देखिए ये सारी चीज़ें मुझे सर्च करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल दिमाग लगता है इसमें, तो आपको बता रहा हूँ कि आप साथ बने रहिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर करना वीडियो को भाई। देखिए न्यूट्रल फ्लेम जो है वो रेशियो सेम अमाउंट ऑफ O2 और C2H2 जो है वो एसिटिलीन है। ये कौन सी है? इसमें लिख दे रहा हूँ ये। ठीक है, ये O2 है ऑक्सीजन, ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन Li यानी। ठीक है, एसिटिलीन है। तो न्यूट्रल फ्लेम में जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है, अमाउंट होता है, वो बराबर होता है, मतलब 1:1 लेंगे। समझ में आ गया? तो ये एक फ्लेम होगी न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे इसको। ठीक है, रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। तो ये आ गया। मान लो कि अभी ऑप्शन में दे दिया कुछ भी, जैसे मान लो, देखो ऑप्शन मैं अभी समझा रहा हूँ, देखो देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन जैसे ए ऑप्शन दे दिया और बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया और डी ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे दे दिया 2:2, यहाँ पे दे दिया 5:2, 3:1 और यहाँ पे दे दिया 1.5:2, इस तरीके से दे दिया मान लो। और न्यूट्रल फ्लेम के लिए पूछा है, तो आप कौन सा लगाओगे इसमें से? क्योंकि इसने बोला है सेम अमाउंट यूज करना है। ठीक है भाई, चाहे 1:1 हो चाहे 2:2 हो, ऐसे भी तो कर सकता है क्वेश्चन। तो आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 2:2 या फिर 1:1। अब कुछ लोग मतलब परेशान होंगे, सर आपने 1:1 बताया, लेकिन वहाँ पे जो पेपर आया वहाँ पे क्या दिया? 2:2 भी दिया था। तो आप समझदार हो, इसका मतलब हो गया सेम अमाउंट, मतलब रेशियो सेम अमाउंट ऑफ O2 और C2H2। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिलिन का जो अमाउंट होता है वो बराबर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये फ्लेम का मैंने वो बनाया, मतलब फ्लेम मतलब ज्वाला जो हमारी टॉर्च से निकलती है उसकी हम बात करेंगे। तो देखो इस तरीके से बनता है, एक तो ऊपर से फायर होती है और अंदर होती है, थोड़ी सी तेज होती है। तो इनर कॉन बोलते हैं अंदर वाली, और आउटर इसको बोलेंगे आउटर कॉन। ठीक है, इनर कॉन हो गई, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। देखो 3200 डिग्री सेल्सियस याद करना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो 3200 डिग्री सेल्सियस लगा देना है, 3200 के आसपास जो ऑप्शन में आए वो लगा देना। ठीक है,
ब्राइट वाइट कलर होता है। इसका क्या कलर होता है? ब्राइट वाइट कलर होता है, ठीक है। आउटर कॉन जो होता है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 1275 डिग्री सेल्सियस, ब्लू कलर होता है इसका। कौन सा होता है? ब्लू कलर, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई। अब एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो देखिए स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है, जैसे स्टील वर्क होते हैं हमारे, उसमें यूज़ करी जाती है कौन सी वाली? न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। कास्ट आयरन पे यूज़ करी जाती है, कास्ट आयरन पे, और कॉपर पे यूज़ करी जाती है, एल्यूमिनियम पे यूज़ करी जाती है, स्टेनलेस स्टील पे यूज़ करी जाएगी, अलॉय स्टील, ठीक है। कार बॉडीज़ भी, कार की जो बॉडीज़ होती हैं उस पर ये यही न्यूट्रल फ्लेम यूज़ करी जाती है, ठीक है। और सरफेस हार्डनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हैशटैग इसीलिए लगाया था कि सरफेस हार्डनिंग के लिए ये यूज़ करिए। जैसे किसी की सरफेस को हम अगर हार्ड कर रहे हैं तो उसको आउटर एनवलप जो होता है उस पर हार्डनिंग करने के लिए, सरफेस हार्डनिंग के लिए हमें न्यूट्रल फ्लेम यूज़ करते हैं। ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया न्यूट्रल फ्लेम से जितने भी डेटा हो गया वो लिख लेना कॉपी में, ठीक है। अब दूसरी वेल्डिंग दूसरी ज्वाला देखते हैं, फिर दूसरी फ्लेम देखते हैं, वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। मतलब ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें हो गई ऑक्सीजन ज़्यादा, ठीक है। ऑक्सी का मतलब हो गया, समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब होगा ऑक्सीजन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे O2 और C2H2 का जो रेशियो लेंगे वो ऑक्सीजन देखो ज़्यादा है, 1.15 है टू 1.5 है, मतलब यहाँ पे जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, मतलब C2H2 कम होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। या फिर इसका एक और रेशियो ले लो 1.15 to 1, ठीक है। देखो समझना चीज़ों को, ये रेशियो रट्टा मार के तो आप जाते हो, लेकिन ऑप्शन में कुछ अलग आता है। अब इस तरीके से भी आ गया, जैसे मान लो ऑक्सीजन 10 ले लिया, मान लो समझ लो ऑक्सीजन ले लिया 10 और C2H2 ले लिया कितना 9, तो भी ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से लेगा, तो आप दोनों ऑप्शन तैयार कर लेना, इस तरीके से यही क्वेश्चन आएगा लगभग यहाँ से भी पूछा जाता है, कोई ऑप्शन बदलेगा नहीं, जो ऑप्शन रखा है वही मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। कलर कैसा होता है भाई? लाइट ऑरेंज कलर होता है, और टेम्परेचर की बात करें तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब देखिए ये चीज़ हो गई। अब मैं देखो यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम की जगह पे जो कार्बोराइजिंग या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम है उसकी मैं बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो रुकना ज़रा। रिड्यूसिंग या फिर और इसको बोल सकते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो मैं बताऊँ, रिड्यूसिंग और कार्बोराइजिंग में देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो C2H2, देखो एक्सेस ऑफ C2H2, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक्सेस ऑफ C2H2, मतलब हमारी C2H2 होगी ना, एसिटिलीन होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इनर कॉन हो गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनर कॉन। तो इनर कॉन का जो टेम्परेचर होता है वो 2900 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 2900 डिग्री सेल्सियस होता है। आउटर कॉन लाइट ऑरेंज कलर का होता है, ये लाइट ऑरेंज कलर, ठीक है, लाइट ऑरेंज कलर का होता है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए रेशियो की बात करूँ मैं यहाँ पे, O2 रेशियो C2H2, तो O2 और C2, अब यहाँ पे एक्सेस ऑफ C2H2 बोल रहा है, मतलब इसका मतलब ये ज़्यादा होगा C2H2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.05, ये देखो जो डेटा दे रखा है वही मैं करा रहा हूँ, जो मतलब ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, टू 0.95, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी आया 0.9:1, इस तरीके से। तो दोनों ऑप्शन ये आ चुके हैं, वो मैंने करा दिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा। अब देखो एप्लीकेशन में करा दूँ आपको, एप्लीकेशन क्या है देखो, एप्लीकेशन में क्या क्या है भाई, एप्लीकेशन में देखो अलॉय स्टील, नॉन फेरस, अलॉय स्टील हो गया, नॉन फेरस मतलब जो हमारा फेरस ना हो, ठीक है, लोहा ना हो उस पर, हार्ड सरफेस मटेरियल, ठीक है, हार्ड सरफेस मटेरियल पे हो गया।
और सच एज सैटेलाइट एंड हाई कार्बन स्टील, सच एज ए सैटेलाइट और हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और निकिल मोनेल हो गया, ठीक है, ये भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, निकिल और मोनेल। तो देखो यहाँ पे भाई गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। देखो तीनों फ्लेम मैंने करा दिए हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। अलॉय स्टील हो गया, नॉन फेरस हो गया, हार्ड सरफेस मेटल जैसे सैटेलाइट होता है उसमें यूज़ करते हैं। हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1841। टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम। टंगस्टन 18%, 4 और 1 इस तरीके से होता है। टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। निकिल मोनेल हो गया। तो तीनों फ्लेम मैंने करा दी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों फ्लेम, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वही वाले क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा डीपली कराऊंगा, ठीक है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा। देखिए अब इसमें कह रहा है नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है, यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो देखिए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो होता है वो किस में यूज होता है। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब होता है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कोई भी आपका इलेक्ट्रोड है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोड बना दिया। इलेक्ट्रोड मतलब जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोड खर्च नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके का इलेक्ट्रोड जो होगा वो टीआईजी वेल्डिंग में होगा। अब भाई टीआईजी वेल्डिंग आ गई है, तो टीआईजी वेल्डिंग के बारे में हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। पूरा टीआईजी वेल्डिंग में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से, ठीक है, टेंशन मत लेना। बस आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको टीआईजी बताने वाला हूँ। टीआईजी मतलब टीआईजी वेल्डिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सारे, एक पॉइंट सारे आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो फुल डिटेल में करा रहा हूँ वीडियो, जितना भी वेल्डिंग का है आज के वीडियो में वो सारा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो यहाँ पे टीआईजी वेल्डिंग का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, मतलब टीआईजी वेल्डिंग का जो लॉन्ग फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे इसको GTAW भी बोलते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये लिख लेना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गई। ये GTAW भी, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सारे पॉइंट है। कांस्टेंट करंट यूज होता है इसके अंदर और हाई जनरेटर यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, टंगस्टन का होता है। इलेक्ट्रोड कौन सा होता है भाई, देखिए ये वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग में देखो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो है ना वो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड किसका है, टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है ये। उसके बाद देखिए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल का इलेक्ट्रोड का मतलब होता है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रोड है वो घिसता नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोड घिसता नहीं है, ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ मैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब घिसता नहीं है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है जिसमें हम यूज़ करते हैं इसको। इसके बाद देखिए सील्डेड गैस या फिर इनर्ट गैस, ये क्या होता है भाई, ये भी ध्यान से देखना। शील्डेड गैस को मैं इनर्ट गैस बोलते हैं, और इनर्ट गैस इसमें वेल्डिंग में, टीआईजी वेल्डिंग में इनर्ट गैस जो यूज़ होती हैं वो होती हैं हीलियम और आर्गन, ठीक है। अब हीलियम जो होता है वो 75% होता है, 75% हम हीलियम को यूज़ करते हैं, आर्गन करते हैं 25%, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये इनर्ट गैस यूज़ क्यों करते हैं, देखो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं। यहाँ पे क्या है कि आपको देखो ये आपको दिख रही होगी, ये एक आर्क है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क, ठीक है, ये आर्क मतलब चिंगारी, ठीक है, चिंगारी होती है। ये एक जोन बना रही है, देखो ये यहाँ से एक तरीके का ये ऐसे करके जोन बना रही है, इतना ऐसे करके इतने में। तो होता क्या है कि आप इन्वायरमेंटली में खुले में वेल्डिंग करेंगे, कहीं भी वेल्डिंग करें, लेकिन बाहर क्या होता है, बाहर यहाँ पे इस एरिया में आपको देखो क्या क्या मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा, ठीक है, CO2 भी मिलेगी आपको, ठीक है, N2O भी मिलेगी, नाइट्रोजन गैस N2, ठीक है, इस तरीके के। तो ये जो क्या करेंगे, ये जो गैस हैं इस पर इफेक्ट करेंगी भाई, सारी गैसें,
ठीक है। तो इस अगर ये गैस है, अगर इस पे प्रभाव डालेंगे, इफेक्ट करेंगे, तो ये वेल्डिंग है ना, यहाँ पे जो सरफेस होगी वो खराब हो जाएगी, हमारी डैमेज होगी, बेकार लगेगी वो, या फिर वेल्डिंग जॉइंट जो बनेगा वो बेकार हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग करेगी, ऑक्सीजन अगर मिलेगी तो, ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो क्या होगा कि हम अगर हीलियम और आर्गन गैस अगर यूज़ करेंगे इस वेल्डिंग के अंदर, तो ये क्या हो जाता है, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, ये हट जाती हैं अपने आप ही, ये एक जोन बना लेती हैं। इससे क्या है, हमारी O2 CO2 फिर नाइट्रोजन इस पर इफेक्ट नहीं करें, ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलो, तो शील्डेड गैस पता चल गया, इनर्ट गैस बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि TIG वेल्डिंग में शील्डेड गैस कौन सी यूज़ करी जाती है, ठीक है, ये हो गया। फिलर मटेरियल मतलब ये होता है फिलर मटेरियल, अलग से हम फिलर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें लिखा है यूज़ और नॉट मे बी यूज, मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब वर्क पीसेस थिकनेस, अब वर्क पीसेस थिकनेस की हम बात कर लें, दिख रहा होगा ना सबको, कोई दिक्कत नहीं। वर्क पीसेस थिकनेस मतलब ये वर्क पीस है, ठीक है, ये वर्क पीस है जिसमें हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो वर्क पीस की जो थिकनेस है, अगर देखो यहाँ पे 5 mm है, ठीक है, 5 mm, तो 5 mm से अगर T है ना वो 5 mm से कम है, ठीक है, 5 mm से कम है T, तो नो फिलर मेटल रिक्वायर्ड, मतलब अगर 5 mm से कम अगर अपनी जो वर्क पीसेस है उसकी मोटाई अगर कम है, तो हम यहाँ पे फिलर मेटल है वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और 5 mm से अगर ज़्यादा है तो फिलर मेटल की हमें रिक्वायर्ड होगी, हम यूज़ करेंगे। स्पीड कैसी रहती है भाई इसकी, ठीक है, हैश पॉइंट सारे लिख लेना, ठीक है। स्पीड कैसी रहती है, वेल्डिंग स्पीड यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वेल्डिंग स्पीड, ठीक है, वेल्डिंग स्पीड स्लो। तो समझ में आ गया होगा। वेल्डिंग देखो TIG से जो बेसिक पॉइंट है वो सारे इतने ही है, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मैं रियली आपको बता दे रहा हूँ। ये सारा कंटेंट है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर घुमा फिरा के, ठीक है, TIG वेल्डिंग से। तो समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो MIG वेल्डिंग होगी उसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इसमें पूछ रहा है, देखो वेल्डिंग से क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, उसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोल रहा था, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोल रहा है। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा होगा, जिसमें मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो खर्च होता है, ठीक है। तो खर्च होता है तो MIG वेल्डिंग में होता है। इसको क्या बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे MIG वेल्डिंग का, कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम देखेंगे MIG वेल्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, आपका एक एक क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई सभी लोग, ठीक है। और जितने भी लोग नए हैं देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक एक मैं पॉइंट करा रहा हूँ आपको, जिससे कभी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो MIG होती है। कौन सी होती है भाई, MIG। तो MIG अगर आ जाए तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे और करके GMAWR भी लिखा है, तो इसका मतलब भी यही होता है, ये यही वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आती है ये चीज़ें, ठीक है। ये वेल्डिंग जो है ना MIG वेल्डिंग, वो आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको हम GMAW भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिए, आर्क इज जनरेटेड बाई बिटवीन, आर्क क्या होती है, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो चिंगारी होती है पहली वीडियो में बताया जाता, ठीक है। ये देखो ये आर्क है, ठीक है, ये क्या है, आर्क, ठीक है, ये चीज़ आर्क हो गई, समझ में आ गई। अब देखो, तो आर्क जो जनरेट करी जाती है वो करी जाती है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीसेस, ठीक है। अब यहाँ पे वेल्डिंग देखो, ये आपका क्या है, ये वर्क पीसेस है, वर्क पीसेस, ठीक है, ये वर्क पीसेस है। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये दिख रहा होगा वो आपका, ये पतला पतला जो लाल कलर का दिख रहा है वो इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो यूज़ होता है, देखो इलेक्ट्रोड है कहाँ पे भाई, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड या फिर वायर टाइप इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी एक क्वेश्चन बन गया नया आपका, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे, ठीक है, इसको करके वायर टाइप इलेक्ट्रोड।
तो एमआई वेल्डिंग में जो यूज़ होता है इलेक्ट्रोड वो वायर टाइप का होता है, वायर होता है पतला सा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो कंज्यूमेबल का मतलब हो गया ये वायर ना साथ साथ घिसता जाता है, यहाँ पे जैसे जैसे वेल्डिंग होती जाएगी वैसे वैसे ये वायर है ना वो कंज्यूम होता जाएगा, मतलब घिसता जाएगा, और ये रोलर के थ्रू ये यहाँ से आ रहा है, इस तरीके से वायर की एक रोलिंग होती है बहुत बड़ी, ठीक है, इसमें वायर रोल्ड होता है, तो धीरे धीरे करके सैरो मैकेनिज्म से अपने आप आता जाता है इस तरीके से घूमते हुए। ये दो रोलर लगे हुए हैं, रोलर से क्या है फीड मिलती है, इसको क्या मिलती है, फीड बाई रोलर, ठीक है। फीड जो मिलती है, फीड का मतलब हो गया ये घुमा घुमा के अंदर की तरफ करते हैं, ये जैसे जैसे खर्च होता जाता है अपने अपने में रोलर है कि वो अंदर करते जाते हैं इसको इलेक्ट्रोड को, ठीक है, इलेक्ट्रोड वायर को, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखिए इलेक्ट्रोड एज ए सेम बेस मेटल मटेरियल। अब इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड जो यूज़ कर रहे हैं हम ये वाला, वो एज ए सेम बेस मेटल होता है। बेस मेटल का मतलब क्या होगा भाई, ये एक तरीके का आपका बेस मेटल है, बेस मेटल जिस पे हम वेल्डिंग करते हैं, वर्क पीसेस भी बोल सकते हैं या फिर बेस मेटल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड अगर हम लगाएंगे ब्रास का, तो ब्रास का ही यहाँ पे ये वर्क पीसेस होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है सेम कि इलेक्ट्रोड जो होगा वो बेस मेटल और सेम मटेरियल का ही होगा, ठीक है, ये चीज़ होगी, ये पॉइंट है, ये आपको हैशटैग दिख रहे हैं, ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन ही आते हैं डायरेक्ट। अब डीसीआरपी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी यूज होती है, अभी इसको लास्ट वाले क्वेश्चन में क्लियर करूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी यूज होती है इस, या फिर एसी सप्लाई भी बोलते हैं इसमें, ठीक है, एसी सप्लाई यूज होती है। शील्डिंग गैस मैंने आपको बताया था, इसमें इनर्ट गैस, शील्डिंग गैस या इनर्ट गैस एक ही बात होती है। तो शील्डिंग गैस का मतलब हो गया आपका, यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है, पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ शील्डिंग गैस का। तो यहाँ पे आर्गन यूज होती है और CO2, वहाँ पे क्या आ रहा था आर्गन और हीलियम यूज हो रही थी, यहाँ पे आर्गन होगी 75%, CO2 होगी 25%, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वेल्डिंग की जो स्पीड रहेगी, देखो वेल्डिंग की स्पीड इसमें फास्ट रहती है, ठीक है, तो वेल्डिंग की स्पीड फास्ट रहती है यहाँ पे MIG वेल्डिंग और TIG वेल्डिंग में वेल्डिंग की स्पीड होती है वो कम होती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो ये चीज़ सारी चीज़ क्लियर हो गई। ये आपकी कौन सी इनर्ट गैस है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनर्ट गैस, ठीक है, ये होगी इनर्ट गैस, ये वायर इलेक्ट्रोड हो गया, ये वर्क पीसेस हो गया, ठीक है, सारी चीज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेल्डिंग है भाई, ये फिगर आप चाहो तो बना लेना, इसको पूरा तरीके से अच्छे तरीके से बना लेना, ठीक है भाई, इंटरव्यू में भी बहुत काम में आती हैं ये चीज़ें। कभी इंटरव्यू होगा तो आपको वेल्डिंग से, अगर आपकी वेल्डिंग अच्छी है तो आप वेल्डिंग के बारे में बता सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ और रह गई है, मैं आपको बता दूँ हाई रेट करंट, अगर हम करंट की बात करें, ठीक है, एक पॉइंट और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। हाई करंट, अगर मैं हाई करंट यूज़ करता हूँ इस वेल्डिंग में, ठीक है, इस वेल्डिंग में क्या करता हूँ पावर सप्लाई भी यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, पावर सप्लाई का मैंने फिगर बनाया नहीं इस तरीके से, चलो बना दे रहे हैं, ये होगी पावर सप्लाई, ठीक है, PS पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। तो हाई करंट अगर मैं यूज़ करूँगा, हाई करंट यूज़ करूँगा तो स्प्रे फॉर्म में मेटल ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, मेटल कैसा होगा, मेटल जो होगा मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, मेटल स्प्रे फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, ट्रांसफ़र होगा, हिंदी में लिख दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें समझो, जैसे ये देखो, ये आपका, जैसे मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है, फिगर से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखो यहाँ पे ये वर्क पीसेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये वर्क पीसेस है भाई, ये इलेक्ट्रोड है। देखिए अच्छा समझने के लिए टाइम लगता है, तो टाइम देना पड़ेगा आपको, थोड़ा समय दे देना, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे कह रहा है हाई करंट अगर यूज़ करेंगे तो मेटल होगा वो स्प्रे फॉर्म में यूज़ होगा, ठीक है, स्प्रे फॉर्म का मतलब हो गया आपका ये मेटल है ना इस तरीके से बहुत स्प्रे में होगा, ठीक है, स्प्रे में इस तरीके से कंज्यूम होगा ये, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर लो करंट यूज़ करेंगे, लो करंट, अगर हमारा लो करंट अगर कैसे भी करके हो गया तो मेटल जो होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेटल जो होगा, मेटल वो कैसा होगा भाई बताइए,
स्मॉल ड्रॉपलेट, ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा। अब देखिए फिगर में कैसे बनाऊं, यहाँ पे देखिए ये वर्क पीसेस है यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है मेटल स्मॉल ड्रॉपलेट है, ये कौन सी है भाई, ये स्मॉल ड्रॉपलेट है। तो चीज़ें समझ में आ गई भाई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे स्पीड बता दी, सारे पॉइंट। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है, अगर हो सकेगा तो। देखिए मेटल नट गैस वेल्डिंग हो गया, MIG वेल्डिंग बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं GMAW, मतलब बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं इसमें, ठीक है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो होता है वो सेम बेस मेटल मटेरियल का होता है। DCRP मतलब डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी यूज करते हैं, AC सप्लाई यूज करते हैं। सील्डेड गैस होगी, इनर्ट सील्डेड गैस या इनर्ट गैस कौन सी होगी भाई, आर्गन गैस और CO2 गैस होगी, ठीक है। इसमें 75% 25% होती है, ये भी आते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेल्डिंग स्पीड रहती है, फास्ट होती है। अगर ये क्वेश्चन कल ही कराया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हाई करंट होगा तो मेटल जो हमारा होगा वो स्पियर फॉर्म में यूज कन्वर्ट होगा, ट्रांसफर होगा या फिर कन्वर्ट होगा, ठीक है। और लो करंट अगर हमारी सप्लाई अगर लो करंट में जा रही है, लो करंट अगर हो गया तो हमारा मेटल होगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा। अब इससे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, रियली बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये दावा है मेरा, ठीक है। इस वेल्डिंग से इतना मैंने करा दिया आपको MIG वेल्डिंग में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देख लिए, मुझे 5 से 6 साल एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, अगर गेट या गेट लेवल की बात करें या उस लेवल की बात करें हाई लेवल की, तो एक अलग बात है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर आर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे होते हैं भाई, कास्ट आयरन सिलेंडर होते हैं, स्टील सिलेंडर होते हैं, वेल्डेड स्ट्रक्चर, डाई कास्ट, सीमलेस स्टील सिलेंडर होते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं वो सीमलेस होते हैं, सीमलेस सिलेंडर, ठीक है। मतलब इसका मतलब होगा वहाँ पे जैसे आपका कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी सिलेंडर है तो वहाँ पे जॉइंट होता है, आपने देखा होगा। तो सीमलेस का मतलब होगा यहाँ पे जॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसका कलर भी पूछा जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का, एस्ट्रीन सिलेंडर का कलर पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वीडियो में कि कौन कौन सी क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हम क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मिट इज ए मिक्सचर ऑफ फाइन एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ अबाउट बाई वेट। देखिए थर्मिट वेल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या होता है रेलवे में यूज़ करी जाती है, रेलवे, ठीक है। रेलवे जो ट्रेन होती है, पटरी होती है, ठीक है, उसमें यूज़ करी जाती है वेल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इसमें जो रेशियो पूछा है कि एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन को जो पाउडर होता है वो कितना रेशियो होता है, तो ये होता है 1:3, ठीक है। अब हम थर्मिट वेल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर देख लेंगे कि क्या क्या होता है थर्मिट वेल्डिंग में, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वेल्डिंग आज का वीडियो पूरा वेल्डिंग पे रहेगा, ठीक है। इसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपके पक्का आ जाएंगे यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। अभी थर्मिट वेल्डिंग की हम बात करेंगे। थर्मिट वेल्डिंग देखिए हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थर्मिट वेल्डिंग जो है, थर्मिट मिक्सचर होता है इसकी में, ठीक है। थर्मिट जो मिक्सचर होता है वो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो 3 होता है, एल्यूमिनियम होता है वो 1 रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो 3:1 में होता है। अगर उसने ये बोल दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड तो 1:3 हो जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम 1 होता है, आयरन ऑक्साइड 3 होता है, मतलब आयरन ऑक्साइड ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। इसके कुछ ये हैं। अब देखो एप्लीकेशन क्या होता है, आई सेक्शन और रेल ट्रैक। जैसे रेल की पटरियाँ जो होती हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये रेल की पटरी है, तो पूरी एक रेल की पटरी बहुत सारी लंबी होती है, वो उसमें जॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये इतना गैप दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं हम थर्मिट वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। गैप कितना होता है 25 mm तक का, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नॉट यूज टू थिन प्लेट मटेरियल, मतलब इसमें हम थिन प्लेट होगी ना, पतली प्लेट होगी तो उसमें यूज़ नहीं करेंगे। यूज टू फॉर हैवी हाई थिकनेस मटेरियल, किसमें करेंगे, हैवी थिकनेस जो होगी, हैवी मोटाई होगी, उसमें हम यूज़ करेंगे इसको थर्मिट वेल्डिंग को। एडवांटेज क्या होगा, क्लीन सरफेस होना चाहिए इसमें। एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होगी इसमें,
और एक्सलेंट रेजिस्टेंस टू कॉरोजन होगा, स्टेबल रहेगी, लॉन्ग लाइफ जॉइंट रहेगा इसका, ठीक है। ये चीज़ होती हैं। और डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हाई कॉस्ट होती है इसकी, मोल्ड कैन बी नॉट रिपीटेडली, इसमें हम मोल्ड को दोबारा नहीं बना सकते हैं, लेक टू लीक ऑफ रिपीटेबिलिटी, वन टाइम प्रोसेस मतलब एक ही टाइम प्रोसेस होता है, ठीक है। और थर्मेट का मिक्सचर होता है वो इसमें डाला जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से इसमें क्रूसिबल में डाला जाता है, और एक तरीके की फर्नेस होती है, ठीक है। और वह फर्नेस क्या है, इसमें जो मटेरियल होता है वो पिघल के मेल्ट होकर इसके अंदर भर जाता है और वेल्डिंग हो जाती है। इसका टेम्परेचर जो होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी और भी क्या है, ठीक है। प्रोसेस की बात करें तो इसमें ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये था थर्मल वेल्डिंग से। और आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट है। द हीट जनरेटेड एच इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस बाई वेयर आई करंट है, आई करंट हो गया, आर है आपका रेजिस्टेंस ऑफ एरिया बीइंग वेल्डेड एट टी टाइम फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, आई स्क्वायर आर टी हमेशा याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई स्क्वायर आर टी आपका ये हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग की टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या क्या कितने टाइप की होती हैं और कितनी कितनी, जैसे मान लो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होगा, सीम वेल्डिंग होगा, बट वेल्डिंग हो गई, ठीक है। तो इस वेल्डिंग में क्या क्या मतलब यूज़फुल रहती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसमें हम पूरा देख लेंगे आज, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखना वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। टू स्टेनलेस स्टील फॉइल्स ऑफ 0.1 mm थिकनेस आर बीइंग जॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सुइटेड फॉर। तो किस में होगा, देखो 0 पॉइंट आपकी प्लेट क्या है, पतली सी प्लेट है, ठीक है, 0.1 mm की। इसको क्या करा जा रहा है, वेल्डिंग करा जा रहा है, ठीक है। इसकी क्या है 0.1 mm की, तो वेल्डिंग करा जा रहा है। तो भाई किस गैस वेल्डिंग होगी, फिर टीआईजी होगी, एमआईजी होगी, प्लाज्मा होगी, बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए 0.1 के लिए, 0.1 के लिए अगर बात करूँ मैं, 0.1 के लिए तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग रहेगी, ठीक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग रहेगी। और टीआईजी और एमआईजी के लिए मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम पे जाकर एमआर की स्टडी सर्च करोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 5000 से लोग ज़्यादा हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। सीम वेल्डिंग इज बेस्ट एडेप्टेड फॉर मेटल थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम। तो सीम वेल्डिंग जो होती है वो कितने कितने रेंज के लिए मेटल जोड़ने के लिए होती है सीम वेल्डिंग। जैसे मान लो सीम वेल्डिंग क्या होगी, एक प्लेट तो ये आपकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपका रोलर चलता है, दोनों प्लेट के बीच में प्लेट होगी, तो कितनी मोटाई की होगी, तो ये होगी आपका 0.025 mm से लेके 3 mm, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ए आंसर। समझ में आ गया, ये बता चुका हूँ मैं सीम वेल्डिंग के बारे में। इसको रोलिंग वेल्डिंग भी बोलते हैं, चलिए कंटिन्यूस वेल्डिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखते हैं। वेल्ड स्पैटर, वेल्ड स्पैटर इज ए वेल्ड डिफेक्ट ड्यू टू। अब वेल्ड स्पैटर क्या होता है मैं आपको क्लियर बात बता दूँ, यहीं पे करवा दे रहा हूँ। जब हमारी वेल्डिंग जो होती है, देखो मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये हमारी वेल्डिंग है, वेल्डिंग है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ऐसे करके बना देना है, ठीक है। अब वेल्डिंग करते समय होता क्या है कि हमारी जो छोटी छोटी चिंगारी उठती है, ठीक है, चिंगारी उठती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाते हैं, ठीक है, कुछ बूंदें गिर जाती हैं इस पर, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है, ये वेल्ड स्पैटर कहलाते हैं,
देखा होगा, मतलब जैसे वेल्डिंग करते हैं तो मतलब जैसे जिस मेटल का होता है या फिर इलेक्ट्रोड का होता है तो वहाँ पे छोटी छोटी बूंदें गिर जाती हैं वेल्डिंग की, तो इसको हम वेल्ड स्पैटर बोलते हैं। ये किस कारण होती है? हाई वेल्डिंग करंट, ठीक है, हाई वेल्डिंग करंट के कारण होती है। अगर हमारा वेल्डिंग करंट ज़्यादा है तो इस तरीके की आपको वेल्ड स्पैटर देखने को मिलेगा, जो कि एक डिफेक्ट है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं कि वेल्डिंग इसमें से कौन सा एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, स्पैटर देगा, कुछ और दे देगा, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, क्या है? इन डीसी वेल्डिंग द स्टेट पोलरिटी इलेक्ट्रोड नेगेटिव रेजिस्टेंस रिजल्ट। तो डीसी वेल्डिंग में अगर स्टेट पोलरिटी रखते हैं तो किस तरीके का रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आंसर होगा इसका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लो डिपोजिशन रेट हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। तो हम देखते हैं, देखो सबसे पहले हम स्टेट पोलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है, रिवर्स पोलरिटी देखेंगे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, बहुत ज़्यादा। जब इलेक्ट्रोड दो, जैसे मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, किसको कैसे जोड़ा जाता है, तो स्टेट पोलरिटी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना पूरा, यहाँ से आपको पक्का मिलेगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको अगर वेल्डिंग से आ गए तो पक्का यहाँ से मिल जाएगा। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे हम देखेंगे आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, वो मैंने आपको बताई थी, वो देखिए ये क्या है, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। तो रिवर्स पोलरिटी देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये कॉपी से पढ़ा रहा हूँ मैं अपने। तो स्ट्रेट पोलरिटी का मतलब क्या हो गया, रिवर्स पोलरिटी का मतलब होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वर्क पीसेस है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, वर्क पीसेस पॉजिटिव होता है, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी, ठीक है। DCSP बोलते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। DCEN मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे 1/3 हीट होती है, यहाँ पे 2/3 हीट होती है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए रिवर्स पोलरिटी का मतलब हो गया, यहाँ पे DCRP मतलब डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव रखते हैं और यहाँ पे वर्क पीसेस को नेगेटिव रखते हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्स पोलरिटी। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, देखो ये वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव, वर्क पीसेस पॉजिटिव, ये ठीक है। मोर हीट विल बी वर्क पीसेस, मतलब जो हीट होती है वो सबसे ज़्यादा किस पे होती है, 2/3 होती है इस पे वर्क पीसेस स्पेस में, ठीक है, इस केस में स्ट्रेट पोलरिटी में। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पे जो वेल्डिंग की गहराई होगी वो कितनी होगी, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है स्ट्रेट पोलरिटी में, और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसमें कम होता है, ठीक है। वेल्ड डिपोजिशन इज मोर होता है, यहाँ पे मोर हीट विल बी इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड पे हीट ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है, इस तरीके से हो गया। वेल्ड स्पीड इस लो करेंगे इसमें, और वेल्डिंग स्पीड इसमें ज़्यादा रहेगी। तो ये कुछ था इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, बाकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे डेटा तो बहुत कुछ है, ठीक है, डेटा तो बहुत कुछ है। और आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, 6 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड वर्कपीस के बीच जो, देखो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच जो गैप होता है वो 1 mm से लेकर 10 mm तक हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, देखते हैं भाई। तो भाई वीडियो कैसा लगा आपको बताना है सभी लोगों को, ठीक है। और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं सारे लोग। हम इलेक्ट्रिकल के भी स्टार्ट करेंगे, जब हमारे सब्सक्राइबर करीबन 30 से 40 हज़ार हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल का भी स्टार्ट करेंगे और सिविल का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपको जो भी पॉइंट, जैसे आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ। बाकी आप टेलीग्राम पर जाइए, बाकी आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। और अगर कोई भी वीडियो आपको सर्च करना है तो बाई MRK स्टडी सर्च कर लेना, जैसे वेल्डिंग बाई MRK स्टडी, IOCL बाई MRK स्टडी, HPCL बाई MRK स्टडी, ठीक है, बार्क बाई MRK स्टडी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लोगो आपको पता ही है, लोगो आपको देखो ये वाला लोगो है।